हेलो एवरीवन, क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम आज का लेक्चर और आज के जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स करने जा रहे हैं। और वो अप्रॉक्सीमेशन मेथड हमारे पास तीन होंगे। पहला अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे मेथड होगा हमारे पास, ये होगा पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, ये मेथड है हमारे पास। और दूसरा मेथड यहाँ पे होगा हमारे पास, वो है यहाँ पे WKB मेथड। और तीसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पे वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड, ठीक है। तो ये तीनों जो मेथड्स हैं ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इनको अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जरिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग सिस्टम्स के लिए हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ठीक उनको अगर उनके लिए हम एक तो हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। और उसके जरिए स्क्रॉडिंगर वेव को सॉल्व करके हम आइगन फंक्शंस निकाल सकते हैं एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा जो है लॉन्ग मेथड। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं पोटेंशियल्स के, जिनके लिए हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक चाहिए जिसके जरिए हम जो है वहाँ पे वेव फंक्शंस निकाल सकें एंड एनर्जी वैल्यूज निकाल सकें। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वही ये थ्री मेथड्स हैं। लेकिन इन मेथड्स की एक लिमिटेशन ये है कि हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं, चाहे वो वैल्यूज हो हमारे पास आइगन स्टेट्स हो, चाहे फिर हमारे पास हो आइगन वैल्यूज हो एनर्जी, ठीक है, चाहे आइगन फंक्शंस हो चाहे आइगन एनर्जी वैल्यूज हो। सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज उनकी फाइंड कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। कई बार एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन ये मेथड जो है हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी जो है हमारे पास फर्स्ट मेथड, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पर्टर्बेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पर्टर्बेशन क्या होता है। अब हमारे पास मान लो एक सिस्टम है और सिस्टम में हमारे पास पार्टिकल है और पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका टोटल हैमिल्टोनियन है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक सिस्टम के लिए हमारे पास हैमिल्टोनियन है। और ये जो सिस्टम है ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। अभी आपको समझ में आएगा कि अनपर्टर्ब्ड सिस्टम क्या है। इस सिस्टम में अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज कर सकता हूँ, उसको इंक्रीज कर दूँ, उसको डिक्रीज कर दूँ किसी तरीके से, ठीक है, ये कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों से यहाँ पर टोटल हैमिल्टोनियन जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो चेंज करेंगे, जो चेंज हम करने जा रहे हैं इस हैमिल्टोनियन में, ठीक है, उस चेंज को ही हम जो कहेंगे पर्टर्बेशन, ठीक है। वो चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी हो सकता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में ही हो सकता है, ठीक है। और उस चेंज को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे H डैश।
ये है हमारे पास पर्टर्बेशन टर्म, पर्टर्बेशन, ठीक है। और इसको, इस H को, जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है, अनपर्टर्ब्ड मींस जिस पर अभी हमने कोई जिसमें अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, ना उसकी किनेटिक एनर्जी में चेंज किया है, ना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है, किसी तरह का कोई चेंज उसमें अभी नहीं है, तो वो सिस्टम जो है वो क्या है, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, पर्टर्बेशन अप्लाई करने के पहले का सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर H जो है इसके नीचे में H नॉट लगा, ठीक है। तो यहां पर ये H नॉट है, ये क्या है हमारे पास, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, पर्टर्बेशन टर्म, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन पर पर्टर्बेशन अप्लाई कर दी। अब देखो, अब यहां पर आ जाएगा हमारे पास जो है पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, इसको याद करो आप, ये क्या है हमारे पास, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है। पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मींस जो हैमिल्टोनियन हमारे पास बन गया पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद, चेंज करने के बाद जो हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो इसको यहां पे डिनोट करूंगा मैं H, और ये इक्वल होगा हमारे पास यहां पे H नॉट, ठीक है। यहां पर प्लस ये पर्टर्बेशन टर्म, ठीक है, इसी के इक्वल होगा। तो ये है हमारे पास पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और ये किसका एडिशन है, किसका सम है, यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्बेशन टर्म, ठीक है। अब इसके बाद, अब यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं हमारे पास मैंने लिखा H नॉट इज इक्वल टू T प्लस बी, और H है यहाँ पे H नॉट प्लस H डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक ये पोटेंशियल सिस्टम, और यहाँ पे पोटेंशियल है इनफाइनाइट, यहाँ पे है इनफाइनाइट, ये है 0 to a, और ये है पोटेंशियल यहाँ पे है 0। तो इस पोटेंशियल से आप परिचित होंगे, हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल वेल है हमारे लिए, और ये है हमारे पास असिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो इस सिस्टम के लिए हम क्या कर चुके हैं, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। याद रखना है कि इस सिस्टम के लिए हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं, और हमें इसका हैमिल्टोनियन पता है। ये वाला जो हैमिल्टोनियन है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, ये अभी क्या है यहाँ पे, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, अभी पर्टर्बेशन इस पर अप्लाई नहीं की, ठीक है। तो H नॉट क्या है, इसका हैमिल्टोनियन, ये होगा कुछ T प्लस बी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या करना है, मैंने यहाँ पर इस पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा पोटेंशियल और अप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैंने एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है। ये है V नॉट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि इस पोटेंशियल में यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ये है पर्टर्बेशन, कौन सी पर्टर्बेशन टर्म जो है वो क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, ये है हमारे पास, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a/2, तो ये है मेरे पास a/2 से लेकर a तक, ठीक है। उसके आगे जो है हमारे पास ये पर्टर्बेशन टर्म जो है 0, ठीक है। तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ। अब देखो, अब जब मैंने यहाँ पर पर्टर्बेशन अप्लाई कर दी, ये वाली अप्लाई कर दी, तो हमारे पास
एक यहाँ पे उसके पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद हैमिल्टोनियन आएगा, इस सिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो कि पर्टर्बेशन के बाद है अब, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्बेशन टर्म, ठीक है, यही होगा हमारे पास यहाँ। अब देखो, इस जब सिस्टम पर्टर्ब नहीं था, जब पर्टर्बेशन हमने अप्लाई नहीं की, ठीक है, जब हमने पर्टर्बेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं की थी, यहाँ पे हमारे पास कुछ वेव फंक्शन थे। वो वेव फंक्शन यहाँ पे क्या थे, आइगन फंक्शन जो आइगन स्टेट्स थी वो थी हमारे पास यहाँ पे 2/L, यहाँ पे है हमारे पास A लेंथ, 2/A साइन, यहाँ पे था हमारे पास n πx/a, ये था हमारे पास आइगन स्टेट्स। और यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स थी हमारे पास En इज इक्वल टू n² π² h² 2 m² यही आइगन स्टेट्स थी हमारे पास। अब देखो, ये थी हमारे पास आइगन फंक्शंस, आइगन स्टेट्स, और ये निकाली थी हमने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर। लेकिन अब हमने यहाँ पे पर्टर्बेशन अप्लाई कर दी और ये अप्लाई कर दी। अब जब हमने इसके हैमिल्टोनियन में ही चेंज कर दिया तो यहाँ पर इन वेव फंक्शन में भी कुछ करेक्शन आएगी। अभी इस सिस्टम के लिए, ये जो नया सिस्टम आ गया हमारे पास, इसके लिए अगर हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करें तो हमारे पास ये वेव फंक्शन नहीं आएंगे और ये आइगन वैल्यू एनर्जी नहीं आएंगे। और हमने वही यहाँ पर फाइंड करना कि एनर्जी की वैल्यूज क्या आएंगी और हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन, नए वाला वेव फंक्शन जो है वो क्या आएगा, और वो किस हैमिल्टोनियन के लिए, इस नए हैमिल्टोनियन के लिए, ठीक है। और यही जो है हम इस पर्टर्बेशन थ्योरी या फिर पर्टर्बेशन मेथड के जरिए करेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे लिए जो सिस्टम था, अनपर्टर्ब्ड जो सिस्टम था, जो पर्टर्बेशन हमने अप्लाई नहीं की थी, तब वो सिस्टम आसान था उसके लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना। लेकिन अगर हम इस सिस्टम के लिए स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने जाएं तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, और इससे भी भयानक यहाँ पे पर्टर्बेशन हम अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए अगर स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने जाएं हम तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पर वेव फंक्शंस जो नया आएगा हमारे पास, नई एनर्जी आइगन वैल्यूज जो आएंगी, ठीक है, तो वो फाइंड करेंगे, और वही जो मेथड है, वही जो ट्रिक है, वो है हमारे पास पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज है, इनका हम यूज करेंगे, ये आपने याद रखना। पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन मेथड हम वही यूज कर सकते हैं, उसी सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं जिस सिस्टम के लिए हम ऑलरेडी, जिस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए हम ऑलरेडी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके वेव फंक्शंस एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल चुके हैं, ठीक है। उस सिस्टम में जब कोई पर्टर्बेशन अप्लाई की जाएगी, ठीक है, तभी हम पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। किसी अननोन सिस्टम में आप पर्टर्बेशन अप्लाई कर दें जिसके लिए हमने पहले स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं की, तो हम नए वेव फंक्शन फाइंड करने के लिए, नई एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए हमने ऑलरेडी वेव फंक्शन निकाले थे, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की थी, तो इसीलिए जब हमने यहाँ पे पर्टर्बेशन अप्लाई की तो इसके लिए हमने ये पर्टर्बेशन यहाँ पे यूज करी। तो किन किन सिस्टम्स के लिए हमने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया है? पहला सिस्टम है हमारे पास पोटेंशियल वेल्स, ठीक है। तो पहली है हमारे पास पोटेंशियल वेल्स, पोटेंशियल
वेल दूसरी है हमारे पास, दूसरा सिस्टम था हार्मोनिक ऑसिलेटर। तीसरा था हमारे पास हाइड्रोजन एटम। तो इन तीनों सिस्टम्स के लिए हम परटर्बेशन यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं। अगर इन तीनों सिस्टम्स में हम परटर्बेशन अप्लाई करें तो ये मेथड यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, अब जब हमने परटर्बेशन अप्लाई नहीं की थी तो हमारे पास ये वेव फंक्शन था, ये एनर्जी आइगन, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, इस वेव फंक्शन के ऊपर यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस नॉट लगाने का मीनिंग यही है कि आपको पता चले कि ये जो है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यूज है, ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी वेव फंक्शन है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमने जैसे ये यहाँ पे परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, परटर्ब्ड वेव फंक्शन। ये क्या है हमारे पास, परटर्ब्ड वेव फंक्शन, यानी कि परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद जो वेव फंक्शन हमारे पास आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैंने n लिखा है, n यहाँ पे है, n यहाँ पे है, n यहाँ, तो ये कौन सी स्टेट है, nth स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यूज करूं परटर्ब्ड nth स्टेट वेव फंक्शन तो ज्यादा करेक्ट, और यहाँ पे मैं यूज करूं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, करेक्शन, ये है हमारे पास करेक्शन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर करेक्शन हो सकती है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट ऑफ वेव फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पर nth ऑर्डर करेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है करेक्शंस, ये है करेक्शंस, ये है हमारे पास ओरिजिनल वेव फंक्शन या फिर अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन जो है हमारे पास, ठीक है। और ये है हमारे पास परटर्ब्ड वेव फंक्शन, या फिर इनको मैं इसको कह सकता हूँ करेक्टेड वेव फंक्शन, जो करेक्ट हो चुका है, जिसको करेक्ट कर दिया हम, करेक्टेड वेव फंक्शन या फिर nth स्टेट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। ये है यहाँ पे वेव फंक्शन। उसके बाद ऐसे ही हमने जो है यहाँ पे नेमिंग करनी है एनर्जी, यहाँ पे है हमारे पास एनर्जी, करेक्टेड एनर्जी, करेक्टेड nth स्टेट ऑफ एनर्जी, या फिर क्या कहेंगे इसे, परटर्ब्ड nth स्टेट ऑफ एनर्जी, जो मर्जी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इक्वल होती है यहाँ पर En नॉट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अनपर्टर्ब्ड nth स्टेट ऑफ एनर्जी, अनपर्टर्ब्ड nth स्टेट, ठीक है, ऑफ एनर्जी। यहाँ पे प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth
स्टेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा, हमारे पास nth ऑर्डर करेक्शन तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये है करेक्शंस इन एनर्जी, ये है ओरिजिनल एनर्जी हमारे पास, या अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, ये है हमारे पास यहाँ पे करेक्टेड एनर्जी या फिर पर्टर्ब्ड nth स्टेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपको नेमिंग इसकी याद रखनी है, किसको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पर आई हैं, पर्टर्ब्ड, दूसरी है यहाँ पे करेक्शंस, करेक्टेड। ठीक है, इन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखें। तो इसके बाद अगर हम अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन अब लिखें पर्टर्बेशन थ्योरी की, तो हमारे पास है perturbation theory is a systematic tool or procedure to obtain solutions for perturbed system। तो पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है, एक टूल है या फिर प्रोसीजर है जिसके जरिए हम सॉल्यूशंस निकालते हैं पर्टर्ब्ड सिस्टम की। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे है पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन is a small change in unperturbed Hamiltonian of a system this small change can be a in kinetic energy or in a potential energy of a system। तो एक और कंडीशन आप याद रखना कि जो पर्टर्बेशन थ्योरी या फिर पर्टर्बेशन मेथड है, ये सिर्फ जो है स्मॉल चेंज के लिए ही अप्लाई हो सकता है। अगर हम स्मॉल पर्टर्बेशन अप्लाई करें, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज कर दें वहाँ पे पोटेंशियल में, तो ये मेथड करेक्ट हमें यहाँ पे वेव फंक्शंस एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज नहीं देगा। ठीक है, स्मॉल डेविएशन होना चाहिए, स्मॉल चेंज होना चाहिए यहाँ पे जो हमारे पास अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो यहाँ पे करेंगे कि पर्टर्बेशन मेथड जो है वो कितनी तरह का होता है या पर्टर्बेशन थ्योरी कितनी तरह की होती है। तो ये मेनली दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट, और दूसरी हो सकती है यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट कौन सी होगी? जब हमारे पास जो पर्टर्बेशन टर्म जो है वो टाइम पर डिपेंड ना करे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम
ठीक है। और दूसरी तरफ टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी होगी जब हमारे पास जो पर्टर्बेशन टर्म है वो टाइम पर डिपेंड करे, वो फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम वहां पे यूज करेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो अब यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट में भी यहाँ पर दो तरह की जो है इसके टाइप होते हैं। एक होता है यहाँ पे डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, और दूसरी होती है हमारे पास नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। डीजेनरेट कहां से नाम आया हमारे पास? अगर हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू वो डीजेनरेट, ठीक है, 2 या 3 एनर्जी आइगन वैल्यूज, ठीक है, हमारे पास इक्वल आ रही हैं, सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो वहां पे डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का हम यूज करेंगे। अगर वो आइगन वैल्यूज जो है एनर्जी की वो नॉन डीजेनरेट है, अलग अलग है सारी, तो हम वहां पे नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी डिस्कस करेंगे, और टाइम इंडिपेंडेंट में सबसे पहले हम नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो यहाँ पे हम करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी की आइगन वैल्यूज होती है, यहाँ पे हमारे पास ये है परटर्ब्ड एनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद ये इक्वल होती है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी की nth स्टेट प्लस फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन प्लस सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन एंड सो ऑन, nth ऑर्डर तक ये चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन में करेक्शन है, ये है करेक्टेड वेव फंक्शन, ये है करेक्टेड एनर्जी, ये है करेक्टेड वेव फंक्शन, और यहाँ पे ये होता है इक्वल, यहाँ पे हमारे पास जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है प्लस यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्टेड वेव फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन है वेव फंक्शन में, ठीक है, एंड सो, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हमने जो है यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी में यहाँ पे उसका फॉर्मूला हमने याद करना है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आती है एनर्जी में, ठीक है, फाइंड करनी, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। सिर्फ ये 3 हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होंगे, 3 करेक्शंस हैं, वही हमने यहाँ पे निकालनी सीखनी, यही आपके एग्जाम में आएगी। हायर ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस क्यों नहीं आती? हायर ऑर्डर एनर्जी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन वेव फंक्शन क्यों नहीं पूछी जाती है एग्जाम में? क्योंकि वो निकालना लेंथी होगा, ठीक है, इसीलिए नहीं पूछी जाती। तो हमने 3 फॉर्मूलाज करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो होती है हमारे पास, ये होती है यहाँ पे जो हमारे पास अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, यहाँ पे स्टेट सेम रहेगी, nth स्टेट है, nth स्टेट वेव फंक्शन, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, और यहाँ पे सैंडविच कर देना है हमने, यहाँ पे आएगा हमारे पास जो पर्टर्बेशन टर्म है, जो पर्टर्बेशन हमने अप्लाई की, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये भी फंक्शन दोबारा से, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमारे पास
कोई ऐसा सिस्टम होता अनपर्टर्ब्ड सिस्टम जिसके लिए हमने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं की होती, तो ये फॉर्मूला वहाँ पर लग ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन वेव फंक्शंस का एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, ये वेव फंक्शन है हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के, और ये तभी हमारे पास होंगे अगर हम जो है उस सिस्टम के लिए ऑलरेडी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर चुके। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। अब सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकाल लेते हैं। सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन यहाँ पे होगा हमारे पास समेशन m नॉट इक्वल टू n, यहाँ पे होगा हमारे पास मॉड साई n, यहाँ पे होगा पर्टर्बेशन टर्म, यहाँ पे होगा m, यहाँ पे होगा n मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा हमारे पास ई एन माइनस ई एम, और यहाँ पे जो है ये है नॉट। ठीक है, ये सारे जो हमारे पास एनर्जी है ये अनपर्टर्ब्ड हैं सिस्टम के हैं, यहाँ पे जो फंक्शन है वो भी अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की। और इसके बाद हमने जो तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे करना है वो है यहाँ पे हमारे पास correction in wave function, first order correction in wave function, nth state of a wave function। ये है वो second order correction in nth state of a wave energy, ये है first order correction in nth state of a energy। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हमारे पास यहाँ पे समेशन m नॉट इक्वल टू n, यहाँ पे हमारे पास आएगा साई नॉट m h, जो पर्टर्बेशन टर्म है साई n, और यहाँ पे आएगा हमारे पास ई एन माइनस ई एन, और यहाँ पे आएगा हमारे पास साई m नॉट। तो यहाँ पर ये हमारे पास तीन फॉर्मूलाज। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब तक हम 3 प्रॉब्लम्स के लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास पोटेंशियल वेक्टर। दूसरी थी हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर। तीसरी थी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। तो पोटेंशियल वेल में फर्स्ट डिमेंशन में हमारे पास यहाँ पे एक डिमेंशन में जब हमने ये पोटेंशियल वेल सॉल्व की थी, तो वहाँ पे डी जनरेट वैल्यूज क्या आई थी एनर्जी की, तो आपको अगर याद हो तो वो वहाँ पे डी जनरेट वैल्यूज नहीं आई। ठीक है, तो अगर डी जनरेट वैल्यूज यहाँ पर नहीं आई थी डिमेंशन, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी पर्टर्बेशन थ्योरी यहाँ पर लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगेगी, जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में 1D में हमारे पास कोई डीजेनरेसी नहीं आती, नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज होती हैं, तो वहाँ पर भी जो है यहाँ पर नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है वहाँ पर भी हमारे पास कोई डीजेनरेट वैल्यूज नहीं आती, नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज ही होती हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो तो 3 डायमेंशन में ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम में तो हमारे पास डीजेनरेट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नॉन डीजेनरेट जो है डीजेनरेट जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम में असल में हमारे पास डीजेनरेट एनर्जी वैल्यूज भी होती हैं और नॉन डीजेनरेट एनर्जी वैल्यूज भी होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी भी लगेगी और नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी भी लगेगी। अब देखो यहाँ पर 2D में पोटेंशियल वेल में डीजेनरेट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डीजेनरेट वैल्यूज होती हैं 2D में, और 3D में भी डीजेनरेट वैल्यूज होती हैं, और हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी 3D में
डीजनरेट वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर डीजनरेट हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी लगेगी, यहाँ पर भी डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी लगेगी, और यहाँ पर भी डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी काम आएगी। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? पोटेंशियल वेल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, हाइड्रोजन। इसकी प्रॉब्लम्स हम करेंगे नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी की। ठीक है, तो अब हम जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कर लेते हैं पोटेंशियल वेल के लिए। पोटेंशियल वेल के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स कर लेते हैं कुछ। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास। दो तरह की पोटेंशियल वेल होती है हमारे पास, एक होती है असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, एक होती है सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक जो है यहाँ पे, फर्स्ट ट्रिक ये है यहाँ पे तो हमारे पास ये फर्स्ट ट्रिक है फॉर कांस्टेंट perturbation, constant perturbation के लिए in a asymmetric potential well, in a asymmetric potential well, ठीक है, तो asymmetric potential well के लिए एंड कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए और कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए ये ट्रिक जो है वो आपके काम आएगी। तो ये ट्रिक क्या है हमारे पास कि अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी यहाँ पे निकालना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालना हो तो वो यहाँ पे होगा हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन multiplied with length of perturbation divided by length of potential well। ठीक है, तो ये एक बहुत यूजफुल यहाँ पर ट्रिक है हमारे पास। इसकी एग्जांपल्स हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जो है ये ट्रिक्स नोट कर लें। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं कि एग्जांपल भी इसकी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है जो है हमारे पास असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, और यहाँ पे परटर्बेशन अप्लाई की है हमारे पास। ये परटर्बेशन है V0, इसकी हाइट है, और ये a/2 से शुरू होती है और a पर यहाँ पे खत्म होती है। तो ये असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमने निकालना है। En क्या मेथड है? एक तो आपके पास जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज लिखाए हैं उसके जरिए ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा इस ट्रिक के जरिए फाइंड कर सकते हो। पहली चीज आपने क्या देखनी है कि ये पोटेंशियल वेल कौन सी है? असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, ए से 0 से a है। ठीक है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है? इसकी कांस्टेंट परटर्बेशन। तो यहाँ पर जो परटर्बेशन लगी है वो V0 लगी है। परटर्बेशन H डैश क्या है? V0। कहाँ से कहाँ तक? a/2 से लेकर यहाँ पर a तक। ये कांस्टेंट परटर्बेशन यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो कांस्टेंट परटर्बेशन वाली कंडीशन भी पूरी होगी, असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल वाली कंडीशन भी पूरी है। तो ये जो हमारे पास ट्रिक है इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ अ परटर्बेशन क्या है? V0 मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ अ परटर्बेशन। यहाँ पे क्या है? लेंथ कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे फैली हुई है परटर्बेशन? तो ये फैली हुई है यहाँ पे a/2 से लेकर a तक। ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या हुई हमारे पास a माइनस a/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास a माइनस a/2 कितना आया हमारे पास a/2 आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ अ पोटेंशियल क्या है हमारे पास a, तो यहाँ से हमारे पास a के साथ a कट गया और ये आ गया p0/2, ठीक है। आंसर देखते हैं, यही आया हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हमने चंद मिनटों में, सेकंडों में ही जो है इसका आंसर हम निकाल सकते। तो ये ट्रिक थी हमारे पास। अब ये ट्रिक जो है ये यूज हो सकती है सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में, लेकिन वहां पे एक कंडीशन आ जाती है। और ये फर्स्ट ट्रिक जो है और कांस्टेंट परटर्बेशन एंड सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए भी यूज हो सकती है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है। सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए भी यूज हो सकती है सेम ट्रिक, और वो कंडीशन यहाँ पे क्या है? कंडीशन है कि जो ये कंडीशन खास है, ये याद रखनी है कि जो परटर्बेशन है सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल वो कांस्टेंट परटर्बेशन, वो फिर क्या हो कि यहाँ पे हमारे पास मान लो ये जो है हमारे पास एक पोटेंशियल वेल, क्योंकि सिमेट्रिक होगी ये, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं a/2 माइनस a/2 से लेकर a/2, तो यहाँ पे बीच में हमारे पास ओरिजिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परटर्बेशन जो अप्लाई करेंगे उसका सेंटर, परटर्बेशन का सेंटर, अगर मान लो ये परटर्बेशन मैंने अप्लाई कर दी, v0 इसकी हाइट है, ठीक है, ये पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दी, तो इसका पोटेंशियल वेल का सेंटर और इस परटर्बेशन का सेंटर दोनों कोइंसाइड नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कोइंसाइड करते हैं, अगर ये दोनों के ओरिजिन, दोनों का सेंटर, परटर्बेशन का, यहाँ पे परटर्बेशन का सेंटर भी ओरिजिन पे है और इस पोटेंशियल वेल का भी सेंटर ओरिजिन पे है, अगर ये कंडीशन बन रही है तो वहां पर ये ट्रिक काम नहीं आएगी आपकी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप कि जो यहाँ पर origin of a center of a perturbation and center of a potential well वो कोइंसाइड नहीं करने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर वो कोइंसाइड नहीं करते, अगर ये परटर्बेशन एक साइड में है, यहाँ पे है, या फिर ये यहाँ पे है, इसका सेंटर कहीं और है, पोटेंशियल वेल का सेंटर कहीं और है, और ये कांस्टेंट परटर्बेशन है, तो ये सेम मेथड यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट ट्रिक, ये याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे एक सेकंड ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी ट्रिक हमारे पास क्या है? वो है यहाँ पे if the perturbation मार्कर और ले लेते हैं हम, if the perturbation is not constant and throughout the well then expectation value of x, y and z will be middle point of the well, will be middle point of the well
in both symmetric and asymmetric potential wells. In both symmetric and asymmetric potential wells. तो ये ट्रिक हमें क्या बताती है कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट पर्टर्बेशन नहीं है, कांस्टेंट पर्टर्बेशन नहीं है एंड पर्टर्बेशन जो है वो थ्रू आउट द वेल, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड जो है वो उस और कुछ नहीं होगा, वो उस पोटेंशियल वेल का मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे इस पर्टर्बेशन में, इस ट्रिक का? तो इसकी एक एग्जांपल हम अगर लें, तो अगर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए पर्टर्बेशन जो है वो है हमारे पास x, ठीक है। तो पोटेंशियल वेल है हमारे पास, मान लो ये वाला सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल माइनस a से a तक, मिडिल पॉइंट है हमारा 0 पे, और यहाँ पे पर्टर्बेशन जो है हमारे पास ये है x। तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे x है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर जो एनर्जी करेक्शन होगा वो होता है हमारे पास यहाँ पे, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे ये, ठीक है, यही फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यहाँ इसमें h डैश क्या है यहाँ पे x, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेट्स हैं ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स हैं हमारे पास यहाँ, तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? x की एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस स्टेट में, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? यही होगा, यही होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। अब अगर ये स्टेट्स नॉर्मलाइज्ड हैं तो ये स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे हम, इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यही तो है हमारे पास यहाँ पे, और ये वैल्यूज नॉर्मलाइज हैं, ठीक है। तो इसको मैं x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी लिख सकता हूँ। अगर x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यहाँ पे ट्रिक यूज हो सकता है। अब देखो क्या ये पोटेंशियल या ये जो हमारे पास पर्टर्बेशन ये थ्रू आउट द वेल है, बिल्कुल यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं दी हमें। तो ये जो हमारे पास पर्टर्बेशन है ये थ्रू आउट द वेल है, सारी वेल में ये फैली हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ पे कंडीशंस कोई नहीं दी, यहाँ पर नहीं बताया, कोई एरिया रिस्ट्रिक्ट नहीं किया यहाँ पे, इट मींस ये थ्रू आउट द वेल फैली हुई है, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे कंडीशंस दे दी जाएंगी कि ये जो पर्टर्बेशन ये है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो फैली हुई, ठीक है। और दूसरा ये कांस्टेंट पर्टर्बेशन भी नहीं है, ये x है, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिक यूज हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी, तो ट्रिक क्या कहती है कि वो जस्ट पोटेंशियल वेल का मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो पोटेंशियल वेल का मिडिल पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर? 0, यही तो है 0 पोटेंशियल का मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या आ गया? 0। अब देखो, अब अगर पोटेंशियल वैल्यू को चेंज कर दूं, मैं असिमेट्रिक पोटेंशियल वैल्यू ले लूं, 0 से a ले लूं, तो मिडिल पॉइंट कहाँ आएगा? सेम हमारे पास पर्टर्बेशन रखूंगा, तो मिडिल पॉइंट कहाँ आएगा? a/2 पर, तो यहाँ पे आंसर आएगा a/2, ठीक है। तो ये सिंपल सी ट्रिक का यूज करके हमने ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी निकाल, ठीक है। तो एग्जाम में आपने ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पूछा है या फिर करेक्टेड एनर्जी पूछा है। अगर करेक्टेड एनर्जी पूछा है तो कुछ नहीं करना आपने,
एनर्जी की अनपर्टर्ब्ड वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी का यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर पुट करनी है, उन दोनों का सम यहाँ पर क्या होगा, करेक्टेड एनर्जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेमिंग का, भाषा का डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं, डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।